Hey everyone, Namaste. So we are continuing with our financial management series, and if you are new to the channel, then please make sure to hit the subscribe button and press the bell icon because it is going to be really useful for your upcoming exams. So today we'll be talking about capital budgeting. अब कैपिटल बजटिंग क्या होता है? जब हमने पहली क्लास करी थी ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट की या बिजनेस फाइनेंस की, तो उसमें हमने देखा था कि हमें बेसिकली 3 डिसीजंस लेने होते हैं एज अ फाइनेंशियल मैनेजर। पहला डिसीजन क्या था, जिसको हम बोलते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन में हम एक दो टॉपिक पढ़ते हैं, जिसमें सबसे मेजर टॉपिक था हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो कि हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। आई होप आपने वो वीडियो देख लिया हो। सेकेंड डिसीजन हम लेते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन में। क्या पढ़ते हैं हम कि हमारा पैसा आखिर आएगा कहाँ से, हमारा सोर्स ऑफ कैपिटल क्या होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या लगती है, उसके अकॉर्डिंग मेरा पैसा कहाँ से आएगा। ठीक है, अब पैसा आ गया। अब पैसा आने के बाद हमें पैसा इन्वेस्ट कहाँ करना है, ये हम पढ़ते हैं इन्वेस्टिंग डिसीजन में। ठीक है, ये हम कहाँ पढ़ते हैं, इन्वेस्टिंग डिसीजन में। अब इन्वेस्टिंग डिसीजन अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन से 2 पार्ट्स होते हैं ये? पहला होता है आपका कैपिटल बजटिंग, जिसकी बात हम आज करेंगे और एक लेक्चर में और करेंगे, क्योंकि थोड़ा एक्सटेंडेड लेक्चर हो जाएगा। ठीक है, एक बात करते हैं कैपिटल बजटिंग की और दूसरी बात करते हैं हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की। ठीक है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट नाम से ही थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा आपको। हाँ, अब देखो कैपिटल बजटिंग में क्या होता है, जो हमें मेजर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने होते हैं कि आप क्या नई फैक्ट्री स्टार्ट कर दो, या इसी फैक्ट्री में या फिर इसी पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग बिजनेस में ज़्यादा पैसा लगाओ, कि आपको जो बड़े इन्वेस्टमेंट करने, से 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, आपको जो हैवी इन्वेस्टमेंट करनी है वो कहाँ पे करो, किस प्रोजेक्ट में पैसा लगाओ। देखो अगर आपको पैसे एक्सपेंड करने हैं, पैसे इन्वेस्ट करने हैं, तो आपके पास ऑप्शंस की कमी नहीं होती है। यू कैन हैव मल्टीपल प्रपोजल्स कि प्रपोजल 1, प्रपोजल 2, प्रपोजल 3, यहाँ पैसा लगा सकते हैं आप। ठीक है, तो आप उसकी पूरी इवैल्यूएशन करोगे और फिर देखोगे कि कौन सा प्रपोजल, कौन सा प्रोजेक्ट आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट दे रहा है। ठीक है, तो ये सारा काम हम कहाँ करते हैं, कैपिटल बजटिंग में। अभी हम कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स की बात करेंगे 1 बाय 1, जिससे हम डिसाइड कर पाएंगे कि अगर हमें 2 प्रपोजल दिए हैं ना, प्रपोजल ए और प्रपोजल बी, तो हम कौन से प्रपोजल में पैसा लगाना बेहतर समझेंगे। ठीक है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की बात हम बाद में करेंगे, पूरा सेपरेट चैप्टर है। ठीक, तो आगे स्टार्ट करते हैं हम कैपिटल बजटिंग टेक्निक से। सो लुक, हमारे पास ना कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स 2 तरह की होती है। एक होता है ट्रेडिशनल मेथड्स और दूसरे होते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स। अब देखो डिफरेंस क्या होता है। हमने एक टॉपिक पढ़ा था, सेकेंड लेक्चर था मेरे ख्याल से, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। आई होप आपको याद होगा। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हमने क्या पढ़ा था, जैसे कि मान लो मैंने उसमें आपको इनफैक्ट कैपिटल बजटिंग का एग्जांपल भी दिया था। अब जैसे मान लो कि आपने कहा कि मैं प्रपोजल ए में पैसे लगाने का सोच रहा हूँ। ठीक है, और प्रपोजल ए आपको आफ्टर 5 ईयर्स 10 लाख का इन्फ्लो देने के लिए वो है कि 10 लाख का इन्फ्लो देगा। ठीक है, लेकिन अब 5 साल बाद मान लो 2030 में आपको 10 लाख रुपए मिलने हैं, तो क्या इन 10 लाख रुपए की आज की वैल्यू भी सेम रहेगी? नहीं, आज तो इन 10 लाख रुपए की दूसरी वैल्यू है, पैसे की वैल्यू तो चेंज होती रहती है ना। तो इसके लिए हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी यूज़ करते हैं। अब वापस आ जाते हैं, जो ट्रेडिशनल मेथड्स होते हैं कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स के, उसमें हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करते। ठीक है, क्या होता है इसमें डिफरेंस? इसमें हम ना टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करते हैं, वेयर एज जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स होते हैं हमारे, इसमें हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करते हैं। बस ये डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर हमें बोलना हो कि कौन से बेटर टेक्निक्स हैं, तो हम डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड होते हैं। ठीक, अब आज हम बात करेंगे आज के लेक्चर में ट्रेडिशनल मेथड्स की। तो हम पे बैक मेथड डिस्कस करेंगे और अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स डिस्कस करेंगे। तो हम पहले पे बैक पीरियड से स्टार्ट करते हैं। ओके, सो पे बैक पीरियड क्या होता है? इट इज़ द टाइम टेकन टू रिकवर द इनिशियल इन्वेस्टमेंट मेड इन अ प्रोजेक्ट। सिंपली मतलब कि एक प्रोजेक्ट में आपका जितना भी पैसा लगा है ना, वो रिकवर करने में कितना टाइम लगता है, उसी टाइम को बोलते हैं पे बैक पीरियड। देखो नाम से पता चल रहा है पे बैक, कि आपका जो पैसा लगा है वो वापस कब तक आ जाएगा, कितने पीरियड में आ जाएगा, उसको आप बोलते हो क्या, पे बैक पीरियड।
फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 5 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है। पहले साल आपको 3 लाख रुपए मिले, दूसरे साल आपको 2 लाख रुपए मिले और तीसरे साल आपको फिर से 3 लाख रुपए मिले, ठीक है। तो आपका पे बैक कितना है, यहाँ पे 3 लाख मिले, फिर 2 लाख और, मतलब 3 + 2 5 लाख आपको यहाँ पे रिकवर हो गए। तो आपका पे बैक पीरियड है 2 साल, ठीक है। आपका आंसर आ जाएगा 2 ईयर्स, ठीक है। बहुत सिंपल सा है। अब हम इसी का एक क्वेश्चन करके देखते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो, इनिशियल इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है आपको 20 लाख्स और आपको एनुअल कैश इनफ्लो दिया हुआ है 5 लाख्स। मतलब आपने स्टार्टिंग में जो इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, यार अभी देखो किया नहीं है। कैपिटल बजटिंग में हम पूरा जो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना, ये हम फ्यूचरिस्टिक प्रोस्पेक्ट से पढ़ते हैं। अभी हमने इन्वेस्टमेंट किया नहीं हुआ है, मेरे पास प्रपोजल है एंड आई विल जस्ट सी कि क्या ये प्रपोजल मेरे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, ठीक है। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपको कितना करना है, 20 लाख्स का करना है और एनुअल कैश इनफ्लो कितना है आपका 5 लाख, मतलब हर साल 5 लाख रुपए का इनफ्लो आएगा, ठीक है। तो सिंपली अगर आपका कैश इनफ्लो सेम है, जैसे यहाँ पे मैं जो एग्जांपल दे रही थी ना, मैंने इनफ्लो डिफरेंट रखा था, 3 लाख 2 लाख 3 लाख, बट यहाँ पे आपका कैश इनफ्लो सेम है। तो हम इस पर सीधे सीधे फॉर्मूला लगा सकते हैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल कैश इनफ्लो, इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल कैश इनफ्लो। ये फॉर्मूला हम सिर्फ तब लगा सकते हैं अगर हमारे कैश इनफ्लोज सेम हो, ठीक है। अगर मेरे कैश इनफ्लोज सेम होंगे सिर्फ तभी मैं ये फॉर्मूला लगा सकती हूँ। तो मेरा आंसर आ जाएगा 20 lakhs डिवाइडेड बाय 5 lakhs, दिस इज़ गोइंग टू बी 4। मतलब आपका पे बैक पीरियड कितना है, 4 साल, ठीक है। 4 साल में आपका ये पैसा वापस आ जाएगा। देखो तो सिंपल सा मैंने क्वेश्चन लिखा था बस आपको समझाने के लिए। 5 लाख रुपए पहले साल आए, दूसरे साल आए 5 लाख, तो 10 लाख हो गए, तीसरे साल 15 लाख हो गए और चौथे साल 20 लाख रुपए। तो 4 साल आपका पे बैक पीरियड हो गया, ठीक है। सेकेंड इलस्ट्रेशन पे आते हैं। हाँ, सेकेंड इलस्ट्रेशन क्या बोल रहा है, आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 60 लाख, फिर आपके कैश इनफ्लोज दिए हुए हैं पहले साल का 12 लाख, फिर 14 लाख, फिर 18 लाख, 20 लाख, 25 लाख, ठीक है। चलो इसको हम करते हैं, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो इन्वेस्ट किया मैंने, इनिशियल इन्वेस्टमेंट मुझे करना है कितना, 60 लाख्स का, इसको बस फोकस करके रखते हैं, ठीक है। अब देखो मैं इसको सामने साथ में सॉल्व करती हूँ। पहले साल हमारे पास आए 12 लाख रुपए और दूसरे साल आए 14 लाख्स, तो 12 + 14 कितना हो गया, 26 लाख्स, ठीक है। मतलब 2 साल के एंड पे 26 लाख है, अभी तो 60 लाख नहीं हुए, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, थर्ड ईयर में मेरे पास आगे कितने, 18 लाख रुपए। अब कितने हो गए, 26 + 18 कर लोगे तो आ जाएगा 44, मतलब 44 लाख रुपीज़ हो गए, ठीक है। मतलब अभी भी 60 लाख नहीं हुए हैं, मतलब 3 साल से भी ज़्यादा लगा है। इसके बाद क्या, प्लस 20 लाख। अब अगर हम 44 में 20 लाख ऐड कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, 64 लाख। बट मुझे तो सिर्फ 60 लाख तक की डिटेलिंग चाहिए कि 60 लाख मेरे कब रिकवर हुए। तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे ना इसको होल्ड करती हूँ, अभी मैं इसको हटा देती हूँ। 44 लाख रुपीज़ मेरे पास आ गए। अब जो रिमेनिंग है ना, मतलब देखो इतनी बात हमें समझ में आ रही है कि 3 साल पूरे लगे हैं और तीसरे साल के बाद चौथे साल में बीच में कहीं मेरा अमाउंट रिकवर हो गया है, ठीक। अब वो कौन सा ईयर का पार्ट है वो हमें निकालना है, ठीक है। तो अब देखो ऑलरेडी मेरे पास 44 लाख रुपीज़ आ गए हैं, कितने साल में, 3 साल में, ठीक है। अब मुझे रिमेनिंग कितने बचे, टोटल तो मेरे पास 60 लाख के लिए मुझे निकालना था ना, तो 60 लाख से मेरे पास रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा है, 16 लाख्स, ठीक है। द अमाउंट दैट वी आर स्टिल टू रिकवर आफ्टर 3 ईयर्स। और कैश इनफ्लो कितना है मेरे पास नेक्स्ट ईयर का, 20 लाख। मतलब ये जो 16 लाख रिकवर करने हैं, किस में से करने हैं, इन 20 लाख में से करने हैं। 3 साल मेरे ऑलरेडी हो चुके हैं, 3 ईयर्स प्लस जो रिमेनिंग अमाउंट है उसको निकाल लो, 16 लाख्स अपॉन 20 लाख्स, ठीक है। 3 साल तो हमें पता ही है, आगे का निकाल लेंगे। तो ये मेरा आ जाएगा 0.8, 3 + 0.8, तो मतलब आपका फाइनल पे बैक पीरियड है 3.8 ईयर्स। 3.8 ईयर्स में आपके ये 60 लाख रुपीज़ रिकवर हो गए,
ठीक है। अब देखो पे बैक पीरियड से हमें ये पता चला इसमें हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं कंसिडर कर रहे, मतलब कि 5वें साल में मुझे 25 लाख रुपए मिले हैं, 4th ईयर में मुझे 20 लाख रुपीज़ मिले हैं, 3rd ईयर में मुझे 18 लाख रुपीज़ मिले, लेकिन 3 साल के बाद जो 18 लाख रुपए की वैल्यू है, आज के दिन 18 लाख रुपए की दूसरी वैल्यू होगी, है ना। तो इसका क्या मतलब है, हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर नहीं किया। ये सब ना आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ताकि अगर आपसे कुछ पूछे कि इसके ड्रॉबैक्स क्या होते हैं, इसके मेरिट्स क्या होते हैं, तो आप खुद भी इतना एनालाइज कर सको, ठीक है। इसका एक और ड्रॉबैक सामने सामने दिख रहा है कि हम ना सारे ईयर्स के कैश इनफ्लोज को कंसिडर ही नहीं करते। जैसे ही मेरा अमाउंट रिकवर हो गया यहाँ पे 3.8 ईयर्स के बाद, उसके बाद के पैसे तो मैंने कंसिडर ही नहीं किए जो मेरे पास इनफ्लो आया, ठीक है। तो ये भी एक ड्रॉबैक है। इसीलिए ना ये ट्रेडिशनल मेथड को बहुत ज़्यादा अभी सही कंसिडर नहीं करते, और जब हमें एक्चुअल प्रपोजल्स को एनालाइज करना होता है तो वी गो फॉर द मॉडर्न मेथड्स, या फिर आपके ये डिस्काउंटिंग जो मेथड्स होते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट मेथड पे, दैट इज़ एवरेज रेट ऑफ रिटर्न या फिर अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। ओके, तो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न या एवरेज रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है? सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सा मैंने लिखा हुआ है कि आपको समझ में आए। इट टेल्स अस हाउ मच प्रॉफिट ऑन एन एवरेज वी कैन अर्न एवरी ईयर ऑन एन इन्वेस्टमेंट कंपेयर टू हाउ मच मनी वी स्पेंट ऑन दैट इन्वेस्टमेंट। मतलब किसी भी इन्वेस्टमेंट पे आप जो पैसा खर्च कर रहे हैं ना, उसके बदले में आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है ऑन एन एवरेज। सिंपल। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न या एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, कि आपको रिटर्न कितना आ रहा है, किस पे रिटर्न कितना आ रहा है, इन्वेस्टमेंट पे। इन्वेस्टमेंट पे क्यों? क्योंकि हम कैपिटल बजटिंग पढ़ रहे हैं। कैपिटल बजटिंग में हमारा पर्पस ही होता है कि हमें सारे इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स को एनालाइज करना होता है। तो किसी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट पे आपने जो पैसा खर्च किया है, उसके बदले में आपका प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा है। सिंपल। अच्छा, अब बस देखो, बहुत सिंपल सा होता है ये। ARR का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट इंटू 100। अब जाहिर सी बात है कि क्वेश्चन में आपको एवरेज प्रॉफिट और एवरेज इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली तो दिया नहीं होगा, अदरवाइज फिर आप करोगे क्या, ठीक है। तो अब देखो हम एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। तो नीचे देखो मैंने एवरेज प्रॉफिट का भी फॉर्मूला लिखा होगा। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। अब मेरा एवरेज प्रॉफिट आ गया, इसके बाद मुझे एवरेज इन्वेस्टमेंट चाहिए, लेकिन ये प्रॉफिट निकालने के लिए भी फिर से एक फॉर्मूला है। डायरेक्टली आपको प्रॉफिट भी नहीं दिया होगा, तो हम प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? कैश इनफ्लोज माइनस डेप्रिसिएशन माइनस टैक्स। मतलब जो भी इनफ्लो आया है वही तो मेरे लिए काइंड ऑफ प्रॉफिट है, उसमें से डेप्रिसिएशन हटा दूंगी, टैक्स हटा दूंगी, तो मेरा प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं एवरेज इन्वेस्टमेंट की। तो एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे आती है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू अपॉन 2, प्लस अगर आपने इतने पूरे दरमियान में कोई एडिशनल वर्किंग कैपिटल भी लगाई हुई है तो उसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। एवरेज इन्वेस्टमेंट मतलब देखो, इन्वेस्टमेंट का एवरेज निकालना है, तो आपकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट थी उसको डिवाइड बाय 2 कर दो, ठीक। लेकिन अगर आपने बाद में कोई और कैपिटल भी लगाई हुई है तो आप उसको भी ऐड कर लोगे, ठीक है। एक बार आप इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लो सिर्फ फॉर्मूले का, ठीक है। ये मैं स्क्रिबल हटा देती हूँ। हाँ, ये लीजिए, आप इसका पूरा एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। एक सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और फिर बाकी के मेथड्स जो बचे हुए हैं रिमेनिंग, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट दी हुई है आपको 3,20,000 की, स्क्रैप वैल्यू दी है 20,000 की, और ये 5 साल के कैश इनफ्लोज दिए हैं। देखो हर क्वेश्चन में ना, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, आपको 2 चीज़ें ज़रूर देख लेनी है। कैश इनफ्लोज, कैश इनफ्लोज का मतलब इतना पैसा आपको वापस आएगा। मतलब पहले साल में आएगा कितना? 1,12,000, दूसरे साल में 96,000, तीसरे साल में 60,000, 4th ईयर में 1,20,000 एंड ऐसे, ठीक है। और इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या होती है? जितना पैसा आपको खर्च करना है, जैसे कि यहाँ पे है 3,20,000। इसी को ना हम एक और चीज़ से बुलाते हैं जिसको बोलते हैं इनिशियल कैश आउटफ्लो। तो अगर क्वेश्चन में लिखा हो इनिशियल कैश आउटफ्लो तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक। इनिशियल कैश आउटफ्लो मतलब स्टार्टिंग में आप जितना पैसा खर्च करने के लिए रेडी हो या जितना आपको इन्वेस्ट करना है, ठीक है। फिर लिखा है स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू मतलब सैल्वेज के बाद आपको 20,000 रुपये बच भी जाएंगे, ठीक है। डेप्रिसिएशन दिया हुआ है आपका स्ट्रेट लाइन बेसिस पे, और टैक्स रेट दिया है 30%, ठीक है। अब 1 बाय 1 हम फॉर्मूले के बेसिस पे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं डेप्रिसिएशन निकाल लेती हूँ। अब देखो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न में एक चीज़ जान लो, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न में ना हम पूरी लाइफ की बात करते हैं। जैसे कि
अभी हम पे बैक पीरियड पढ़ रहे थे, तो पे बैक पीरियड में ना हम पूरी लाइफ की बात नहीं करते हैं इन्वेस्टमेंट की, बट एवरेज रेट ऑफ रिटर्न में हम इन्वेस्टमेंट की पूरी लाइफ की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे ना, वो 1 साल का नहीं कैलकुलेट करेंगे, बल्कि पूरी लाइफ का, मतलब 5 साल दिए हुए हैं ना, तो पूरे 5 साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। तो देख लीजिए, डेप्रिसिएशन के लिए हमारे पास, पहले मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ। डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं ये सबको आता होगा, नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, देख लो। डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, आपको याद होगा जब भी हम मशीनरी वगैरह का निकालते थे डेप्रिसिएशन 11th क्लास में, अगर आपने पढ़ा हो तो कैसे निकालते थे, कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ ऑफ द मशीनरी, सेम वही फॉर्मूला है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन में लाइफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट, ठीक है, लाइफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट। अब देखो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है यहाँ पे 3,20,000, स्क्रैप वैल्यू कितनी है 20,000, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट 3,20,000 माइनस 20,000 की स्क्रैप वैल्यू, और लाइफ कितनी है पूरे प्रोजेक्ट की 5 साल की, तो मतलब 3 लाख अपॉन 5, आपका आंसर आ जाएगा 60,000। बट ये 60,000 आपका 1 साल का डेप्रिसिएशन है, हमें कितना डेप्रिसिएशन चाहिए पूरे 5 साल का। ऐसा क्यों, क्योंकि एवरेज रेट ऑफ रिटर्न में हम पूरी लाइफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट की पूरी लाइफ की बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि 1 साल 2 साल 3 साल की बात करते हैं, ठीक है। तो अगर हमें पूरी लाइफ का डेप्रिसिएशन निकालना है तो कुछ नहीं, इंटू 5 कर देंगे उसको, ठीक है। तो आपका आ जाएगा कितना 3 लाख, तो आपका डेप्रिसिएशन कितना हो गया 3 लाख हो गया, एक चीज़ हमने निकाल ली, ओके। अब हमारे पास टैक्स दिया हुआ है पहले से 30%, अब हम निकालते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ था, कैश इनफ्लो माइनस डेप्रिसिएशन माइनस टैक्स, ठीक है। अब बस कैश इनफ्लोज को देख लेते हैं हम, कैश इनफ्लोज मेरे पास कितने हैं, इन सबको, इन सारे कैश इनफ्लोज को ऐड कर देते हैं। इन सबको ऐड करके मेरा टोटल आंसर आ रहा है 5,56,000, ठीक है। इन सबको ऐड करके मेरा फाइनल आंसर क्या आ रहा है 5,56,000, ठीक है। अब मैं कैश इनफ्लो में लिख लेती हूँ 5,56,000 माइनस डेप्रिसिएशन कितना है मेरा 3 लाख, ठीक। अब अभी टैक्स माइनस टैक्स, ठीक है। अब देखो इन दोनों को माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 2,26,000, और इसी का 30% माइनस कर देंगे। टैक्स रेट कितना है 30% है, ठीक है। इसका 30% माइनस कर देंगे तो मेरा फाइनल प्रॉफिट कितना आएगा 1,58,200, ठीक है। ये मेरा फाइनल प्रॉफिट आ गया है 1,58,200। वापस से फॉर्मूले पे आते हैं, अब मेरा प्रॉफिट तो आ गया, बट मुझे ARR के फॉर्मूले में एवरेज प्रॉफिट चाहिए, ना कि प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट कैसे आता है, प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, तो ठीक है, बस हमें प्रॉफिट को क्या करना है, डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ ईयर्स से, और नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं मेरे पास 5, तो इसको मैं अगर 5 से डिवाइड कर दूँगी तो मेरा आंसर आएगा 31,640। ये क्या आया है मेरा एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। ये क्या आया है एवरेज प्रॉफिट, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एवरेज प्रॉफिट। अब मुझे लास्ट में क्या निकालना है, एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो एवरेज इन्वेस्टमेंट निकाल लेते हैं। एवरेज इन्वेस्टमेंट का क्या फॉर्मूला था मेरे पास, वापस से देख लेते हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 प्लस एडिशनल वर्किंग कैपिटल। अब हम क्वेश्चन में देख सकते हैं कि कोई एडिशनल वर्किंग कैपिटल तो है नहीं मेरे पास। इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 3,20,000 की और स्क्रैप वैल्यू है 20,000 की, तो बस हमें यही यूज़ करना है। 3,20,000 की इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू 20,000 की, मतलब हो गया 3,40,000 अपॉन 2। इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट आएगा 1,70,000, ठीक है। ये आपका क्या आ गया एवरेज इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये आ गया क्या एवरेज इन्वेस्टमेंट। अब बस ARR का फॉर्मूला लगाना है। क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज प्रॉफिट अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट। फॉर्मूला भी लर्न करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ARR का मतलब क्या होता है कि आपने जितनी इन्वेस्टमेंट की उस पर आपको कितना रिटर्न आया, ठीक है। तो इसीलिए हम ऊपर रिटर्न लिख देते हैं और नीचे इन्वेस्टमेंट लिख देते हैं। प्रॉफिट मैंने कितना निकाला 31,640 अपॉन इन्वेस्टमेंट कितना था 1,70,000 इंटू 100, क्योंकि हमें आंसर चाहिए होता है अपना परसेंटेज में, ठीक है।
आप इसको सॉल्व करेंगे, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 18.61%। ठीक है, ये आपका क्या एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। ठीक, अब देखो इसके बेसिस पे ना हम कैपिटल बजटिंग पढ़ क्यों रहे हैं, ताकि हम कोई डिसीजन ले सकें, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड या एवरेज रेट ऑफ रिटर्न में हम डिसीजन कब कैसे लेते हैं, अगर मेरा ARR मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा है, मतलब मेरा जो रिटर्न आया है वो ज़्यादा है और मेरी कॉस्ट कम लगी है, तो हम उस प्रोजेक्ट को क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। अब देखो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है, कैसे निकालते हैं, ये आपको आता है, आपने लास्ट लेक्चर में देखा होगा। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न आपने अभी निकाल लिया, तो अगर मेरा ARR ज़्यादा है और मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम है, तो हम क्या करेंगे, उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे। और पेबैक पीरियड में अगर हम देखेंगे, हमें लग रहा है कि अच्छा कम ईयर्स में मेरा पूरा पैसा वापस आ जा रहा है, तो भी हम उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। बट सिर्फ और सिर्फ पेबैक पीरियड या सिर्फ अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न आर नॉट एक्चुअली गुड इनफ मेजर्स टू डिसाइड कि आपको किसी प्रोजेक्ट में पैसे लगाने हैं या नहीं लगाने हैं। इसीलिए हम क्या पढ़ते हैं, डिस्काउंटेड मेथड्स पढ़ते हैं, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस पर्टिकुलर चैप्टर में या इस पर्टिकुलर टॉपिक में कोई डाउट हुआ हो तो कमेंट करके बताइएगा। अगर लेक्चर पसंद आया हो एंड प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।